हिंदी.com पर आपका स्वागत है। बहुत हफ्तों से पड़ोस आप तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन पड़ोस में कुछ ऐसा घट गया कि आज हमें आनन फानन में इस कार्यक्रम को तैयार करना पड़ा। कल रात और परसों से ही कराची में जो कुछ हो रहा है उसने सारी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अभी कल की जो खबरें हैं जो आज बहुत जगह दुनिया में पहुंची हैं, कल नेट से भी पहुंच गई थी, कल रात की बहुत सारी खबरें, उन सब में करीब 14-15 लोगों की तो जान जाने की बात है। ये खबरें आई थी कि जो कराची की पुलिस है, सिंध की पुलिस कह लें, सिंध राज्य में कराची आता है, वहाँ की पुलिस और पाकिस्तान की सेना के बीच मुठभेड़ें चल रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी। सारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे कराची पुलिस के, सिंध पुलिस के, उन सब ने छुट्टियां ले ली थी और एक तरह से सेना का विरोध किया था। जो वहाँ की सरकार है, उसके जो मुखिया हैं, वो लोग प्रेस में आ गए थे और सेना से और सबसे ये मांग कर रहे थे कि जो कुछ उन्होंने किया है उसको देखें, उन्होंने गलत किया है। कोर्ट में एक छोटे से मजिस्ट्रेट ने सेना के किए गए काम पर, जो वहाँ मरियम है, इनकी नवाज शरीफ की बेटी, तो उनके पति को सेना के लोग उनके होटल से दरवाजा तोड़ के सुबह उठा ले गए थे, एक मामले में बंद किया था। जनरली सेना वगैरह वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई करती है तो जुडिशरी वगैरह भी हथियार डाले रहती है, ऐसी हम लोग देखते रहे हैं अतीत में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मजिस्ट्रेट के लेवल से ही उनको जमानत मिल गई। सुबह उनको खैर बहुत तड़के अरेस्ट कर लिया था, लेकिन शाम तक उनको जमानत मिल गई। तो कुल मिला के एक ऐसा सीन पैदा हुआ जैसा पाकिस्तान में इसके पहले नहीं हुआ था, और इससे ऐसा नजर आने लगा है कि इमरान साहब के तो चला चली की बेला है, और पता नहीं सेना के खिलाफ गुस्सा किस स्तर पे जाके ख़त्म होगा। सारी दुनिया की इस पर निगाह है और इस पर बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे पाकिस्तान को अनवरत समझने वाले और उस पर हमारे कार्यक्रमों में आने वाले रिटायर्ड IPS ऑफिसर और आप कह सकते हैं साहित्यकार, पत्रकार भी, विभूति नारायण राय साहब उपलब्ध हैं, और उनसे हम लोगों ने बात की, एक लंबी बातचीत, जिसमें वो एक तरफा ढंग से, चूँकि उसको वो उनका ये विषय है, बहुत ही ढंग से वो इसको जानते हैं, उन्होंने सीधे आपके सामने वहाँ की जो स्थिति है उसका एक बहुत अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया है। कुछ सवाल जो बनते थे, जो उनके धारा प्रवाह ढंग से इस बात को कहते समय बिना रोके और बाद में उनसे पूछे जाने थे, वो 2-3 सवाल मैंने उनसे किए हैं कार्यक्रम का समअप करने के लिए। सुनिए पड़ोस में आज राय साहब को पाकिस्तान के वर्तमान हालत पर। हाँ राय साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इन घटनाओं को कैसे लेते हैं आप जो हो रही है एकाएक इस तरह की हो के आई, जैसे कराची में घट रहा है? देखिए, जो कुछ पाकिस्तान में घट रहा है जी, इसमें कुछ भी एकाएक नहीं है। इसको समझने के लिए हमें करीब 2.5 साल पहले जाना पड़ेगा। ठीक है। जब पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ को अदलिया यानी जुडिशरी से मिल करके अपदस्थ कराया, उनको नाअहल करार कराया, नाअहल मतलब अयोग्य करार कर दिया, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका प्रोविजन है। और उसके बाद फिर जो चुनाव हुए, उनमें चुनाव में बहुत बेशर्मी के साथ रिगिंग हुई। एक तरह से जबरदस्ती पंजाब से नवाज शरीफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध से, और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को, जमाते उलेमाए इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा से एक तरह से जबरदस्ती हराया गया। और तब भी इतनी सारी रिगिंग होने के बावजूद भी नवाज शरीफ को मुश्किल से 5-7 सीटों का ही नवाज शरीफ की कमी रह गई थी। अगर वो सीटें मिल जाती तो फिर वो सत्ता में आ सकते थे। लेकिन उसके बाद जो चुने गए सीनेटर्स और MNA जो मेंबर नेशनल असेंबली के जो थे, और MPA जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज के, उनको ISPR ने धमका करके, ISI ने धमका करके उन्हें इमरान खान के पार्टी यानी PTI के पक्ष में किया। और पूरे पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मरकज यानी सेंटर, इन सारी जगहों पर इमरान खान की पार्टी की हुकूमतें बनवाई गई। ये हुकूमतें जो बनी, ये शुरू से ही इनको लेजिटिमेसी हासिल नहीं थी, वैधता हासिल नहीं थी। और इसका नतीजा ये हुआ
कि जब सीनेट के जब ये नेशनल असेंबली की पहली बैठक हुई, उसमें ही बिलावल भुट्टो ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, अपने पिता आसिफ अली जरदारी की जगह, उन्होंने पहले ही सत्र में नवाज शरीफ के लिए विश्लेषण का एक खास तरह की उपमा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा उन्हें सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बधाई दी। तो ये ऐसा चिपक गया कि अब वो पाकिस्तान की सारी जनता, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की अपोजिशन सब नवाज शरीफ के लिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ, मैंने गलत कहा, इमरान खान के लिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, जैसे नेशनल असेंबली और सीनेट दोनों के स्पीकर्स ने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। तो इससे और ज्यादा हास्यास्पद स्थिति हुई। सदस्य जानबूझ करके चिढ़ाने के लिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल करने लगे। तो ये शुरुआत तो तब से हुई। उसके बाद पिछले 2 सालों से हमने देखा होगा कि इमरान खान ने एक बदले की राजनीति शुरू की और नवाज शरीफ, उनके पूरे परिवार के सदस्यों, यहाँ तक ये जो आपके आसिफ अली जरदारी, उनके परिवार के कई सदस्यों, इन सबको एक नैब नामक वहाँ संस्था है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसका दुरुपयोग करते हुए इन सबको जेलों में बंद कर दिया है। ये बात सही है कि नवाज शरीफ भी फौज की ही पैदावार है और जियाउल हक के जमाने में पहली बार इनको राजनीति में लाया गया। फौज के ही सपोर्ट से ये पंजाब की राजनीति करते करते मरकज की राजनीति तक पहुंचे और वजीर आजम हुए, 3 बार वजीर आजम हुए। लेकिन ये भी सही है कि तीनों बार नवाज शरीफ को हटाया भी फौज ने ही, फौज के षड्यंत्र से वो हटे। उसकी वजह ये कि नवाज शरीफ में एक खासियत थी कि जब वो सत्ता में आ जाते थे तो वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे। वो कहते थे कि नहीं, मैं अब डिक्टेशन नहीं लूंगा, और ये पाकिस्तानी आर्मी कभी कबूल नहीं कर सकती। ये जो एक परंपरा चली आ रही है 1947 से, तो ये उससे बड़ा डिपार्चर होगा अगर ये मान ले पाकिस्तानी आर्मी कि डेमोक्रेसी में या जो सरकारों की फंक्शनिंग है उसमें उसका कोई दखल नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो ये पाकिस्तानी आर्मी कभी स्वीकार नहीं कर पाती थी। लिहाजा ये पिछले 2-2.5 सालों से, जब से इमरान खान की सरकार आई है, ये अजीब तरह की एक स्थिति रही। नवाज शरीफ के भाई शहबाज जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस मामले में माहिर हैं और आर्मी के साथ वही सारी डीलिंग करते हैं। तो कई बार ऐसा लगा कि आर्मी के साथ इन लोगों का समझौता हो गया और उसके उदाहरण भी दिखाई देने लगे। नवाज शरीफ को जेल से निकाल करके लंदन जाने दिया गया उनके इलाज के लिए। वो समझ में आ रहा था कि अब आर्मी थोड़ा सॉफ्टनिंग हुई है आर्मी की, और आर्मी का अपनी एक खिड़की इधर भी खोले रखी है। उसका अच्छा, आर्मी के सामने भी बड़ा डिलेमा ये है कि इमरान खान पूरी तरह से असफल साबित हो गए। इमरान खान पाकिस्तान की समस्याओं को हल करने में बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहे और जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करके वो आए थे, इनके मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। कभी गेहूं का बहरान हो गया, कभी चीनी का बहरान हो गया, कभी सीमेंट का बहरान हो गया। तो ये सारी जो कमियां पैदा की गई बाजार में, ये इनके वुज़रा के द्वारा की गई और इनके करीबी लोगों के द्वारा की गई, और ये कमी पैदा करके इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। तो जनता इसमें महंगाई से भी त्रस्त है। जनता इनके जो रूलिंग पार्टी के जो कारकुन हैं, उनकी गुंडागर्दी से भी त्रस्त है। तो एक तरह से जनता के मन में इनके खिलाफ काफी असंतोष इस समय है। और इसका फायदा अब जब इमरान खान के, जब ये नवाज शरीफ के परिवार को और नवाज शरीफ को समझ में आया कि फौज एक निश्चित दूरी से ज्यादा उनकी मदद नहीं करेगी, तो एक तरह से अब उन्होंने मन बना लिया है। अब वो हेड ऑन कोलिजन करने के चक्कर में है, और पाकिस्तान में जो इतिहास में पहले हुआ वही दोहराया जा रहा है। मतलब हर सरकार को जब हटाना होता है तो अपोजिशन का एक इत्तेहाद बनता है। जो नॉन रूलिंग पार्टियां हैं वो सब के सब मिलकर के गठबंधन करती हैं, फिर जनता के बीच जाती हैं, जनता को आंदोलित करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब करती जाती हैं, और फौज उनको सपोर्ट करती रहती है। फौज और अदलिया यानी जुडिशरी उनकी मदद करती है, सरकार को अपंग बनाती है, और अंत में वो सरकार गिरा दी जाती है। इस बार बड़ा मजेदार ये हुआ है कि इस बार जो इत्तेहाद हुआ, जो ये गठबंधन बना है,
ये फौज के बावजूद बना है, फौज की इच्छा के खिलाफ बना है, और इसमें जो जनता आ रही है वो भी स्वतः स्फूर्त है। ये जो पीडीएम बना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना, और इसका जो नेतृत्व, जो सदारत है, वो एक ऐसे शख्स के हाथ में है, मौलाना फजलुर रहमान, जो आईएसआई की उपज थे। उन्हें एजेंसियों ने ही खड़ा किया था, बनाया था, लेकिन अब वो चूंकि इमरान खान उन्हें लगातार चिढ़ाते रहते हैं और मुल्ला डीजल कहते हैं। उनका नाम इमरान खान के भाषणों में अगर आप पाएंगे तो मुल्ला डीजल कहते हैं। उन्हें चिढ़ा चिढ़ा करके उन्होंने दीवार से लगा दिया है, और अब वो एक तरह से खुलेआम, मतलब वो फौज के खिलाफ भी बगावत करने पर उतारू हो गए हैं। तो ये जो पीडीएम है, इसने अभी 2 जलसे, इसने पूरे देश भर में सभाएं रख रखी, अभी तक 2 हुई। 16 तारीख को गुजरानवाला यानी पंजाब में हुई। पहली सभा पंजाब में इसलिए रखी गई थी क्योंकि वो नवाज शरीफ का स्ट्रांग होल्ड है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उसका स्ट्रांग होल्ड है। और दूसरी सभा कराची में रखी गई, तो कराची में सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है। ये दोनों सभाएं अभूतपूर्व हुई। अभूतपूर्व इस अर्थ में, जैसे गुजरानवाला का जो पूरा वो था, वो रात में मैं 2-2:30 बजे तक उसका लाइव देखता रहा, क्योंकि जो आखिरी भाषण खत्म हुआ वो खत्म होते होते रात बीत गई थी। उसमें पहली बार नवाज शरीफ ने खुल करके उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हमारी लड़ाई नवाज इससे, इमरान से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है, ये तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो जो सिलेक्टर्स हैं हमें उनसे लड़ना है। और पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार हो रहा था जब फौजी जनरलों के नाम लेकर के, उनके ओहदों के नाम लेकर के कोई वक्ता बोल रहा था और लगभग गाली देने वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा था। इसके पहले मुझे याद है 4-5 साल पहले मैंने सुना था, जब ये अल्ताफ हुसैन को इजाजत थी, वो पाकिस्तान में एड्रेस कर सकते थे टेलीफोन के जरिए, वो लंदन से टेलीफोन पे बैठ के भाषण देते थे और यहाँ प्रसारित होता था। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस तरह से फौज को गाली दे रहे थे और नाम ले लेके, मुझे लगा कि अब ये इन्होंने अपनी सारी नावें जला दी हैं, अभी इनकी आखिरी स्पीच है। और मेरा ये सोचना बहुत सही निकला, क्योंकि दूसरे ही उसी समय जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, फौज टूट पड़ी, उनके सारे जो लीडरान थे, जो कायद उनके बैठे हुए थे मंचों पर, उन सबको उठा ले गई और रात भर में उनकी इतनी धुलाई की गई कि सवेरे उठ के 8 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और अल्ताफ हुसैन से अपने संबंध खत्म कर लिए। इस बार भी नवाज शरीफ ने जिस तरह का भाषण दिया है, वो सारे, आप अगर उनके चैनल देखें, उनके अखबार देखें, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ के भाषण पर पाबंदी लगी थी, किसी भी टीवी चैनल पर नवाज शरीफ का भाषण प्रसारित नहीं हुआ। मैंने भी जो सुना वो सोशल मीडिया पे सुना, सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा था और पूरा पाकिस्तान सांस रोके नवाज शरीफ का भाषण सुन रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पुराने नवाज शरीफ है। मुझे भी लगा कि अब तो ये इन्होंने एक तरह से हद पार कर दी है, अब फौज इनके ऊपर टूटेगी। लेकिन आप देखिए, फौज सहम गई इससे और फौज ने फौरन रिएक्शन नहीं दिया। 2 दिन बाद जब कराची में जलसा हुआ, यानी 16 को गुजरानवाले में हुआ, 18 को कराची में हुआ, और वहां पर नवाज शरीफ को बोलने नहीं दिया गया। इसमें थोड़ा रहस्य है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ चैनलों पर मैंने सुना कि वो जनरल हेडक्वार्टर से, यानी आर्मी हेडक्वार्टर जो है, वहां से कोई टेलीफोन किया और नवाज शरीफ ने बोलने से फिर मना कर दिया। कुछ ये कह रहे हैं कि शायद इन लोगों ने आपस में बात की, जो पीडीएम का नेतृत्व है, और उसे लगा कि अब ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा सा हमें एक खिड़की खुली रखनी चाहिए, फौज से भी बातचीत होती रहनी चाहिए। तो इस बार नवाज शरीफ नहीं बोले, लेकिन नवाज शरीफ की कमी उसकी बेटी ने पूरी कर दी। मरियम ने, हालांकि मरियम ने नाम नहीं लिया, लेकिन मरियम ने भी सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की बात की। बिलावल ने भी खुल करके सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की बात की, और मौलाना फजलुर रहमान ने रही सही कसर पूरी की। उन्होंने कहा कि भाई, ये आप एक नादान दोस्त को पाले हुए हैं, इमरान खान को आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक नादान दोस्त है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया, अभी 2-3 दिन के अंदर ही इमरान ने ये बता दिया कि जो पुराना एक एक डिफेंस मिनिस्टर जो था इनके मुस्लिम लीग नवाज की सरकार में, वो हार रहा था और उसने चीफ ऑफ द स्टाफ कमर जावेद बाजवा को फोन किया रात में, और दूसरे दिन वो जीत गया। तो ये इमरान तो ये कह रहे थे कि देखिए, हमें कहते हैं खुद फौज का सपोर्ट लेते हैं, लेकिन ये कहा गया विपक्ष की तरफ से जनरल बाजवा को कि भाई देखिए, आपका कितना नादान दोस्त है। ये खुद ही बता रहा है कि आप ही जिता रहे थे, पिछला चुनाव आप ही हरा रहे थे,
और जब आपको एक फोन आ गया, आपने कहा अच्छा चलो तुम्हें छोड़ देते हैं, तो वो जीत गया। तो ये एक बड़ी मजेदार वो रही। लेकिन जो इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, वो उसी रात में, उस दिन क्या हुआ कि दिन में मरियम और उनके हस्बैंड कैप्टन रिटायर्ड सफदर, ये लोग कायदे आजम जिन्ना की मजार पे गए। और ये जैसे हमारे यहाँ एक वो है कि राजघाट से शुरू करता है राजनेता, वहां कराची में जो बड़े कार्यक्रम होते हैं वो जिन्ना की मजार वहां है, तो कायद की मजार पे जाते हैं और वहां से लोग शुरू करते हैं। कायद की मजार पर इन्होंने कुछ नारेबाजी की। जो उनका एक एक्ट है जिसके तहत इस पर ममानियत है कि आप कायद की मजार पर कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं करेंगे। वो इस तरह समझिए कि जैसे राजघाट पे जाकर के कोई राजनेता भाषण नहीं करेगा, नारे नहीं लगाएगा, लगभग उस तरह की स्थिति। लेकिन वहां पे सभी नारे लगाते रहे। इमरान खान ने भी वहां खूब नारे लगाए जब वो विपक्ष में थे, और इन्होंने भी नारे लगाए। और नारा भी क्या था? नारा ये था कि वोट के, जनता के वोट को इज्जत दो, माने जनता के वोट को चुराओ मत, जनता जिसे चुन रही है उसे सरकार बनाने दो। तो ये तो नारा भी कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन इसी का बहाना बना करके, और जो सबसे शर्मनाक बात हुई कि सिंध में बिलावल की सरकार है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार है। जब ये कार्यक्रम खत्म करके मरियम और सफदर दोनों होटल में गए, वो रात में सोए हुए थे। रात में 4:30 बजे 5 बजे उनका कमरा खटखटाया गया। जब उन्होंने नहीं खोला तो 6 बजते बजते वो कमरा तोड़ दिया गया, उनको घसीट के बाहर ले जाया गया और उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम कराया गया। उस मुकदमे की भी बड़ी मजेदार चीज है, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। ये बड़े जो एक दिलचस्प स्थिति है भारत पाकिस्तान की तुलना करिए, हमारे यहाँ भी गिरावट के बहुत नमूने आपको मिलेंगे और पॉलिटिकल हस्तक्षेप के बहुत नमूने मिलेंगे। लेकिन क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि सिंध के आईजी पुलिस को, वहां पे डीजी नहीं होता, जो आईजी है वही चीफ है वहां का, आईजी पुलिस को फौजी आके उसके घर से उठा ले गए। अच्छा। और उन्होंने एक तरह से पिस्तौल रख करके उनसे कहा कि एक एफआईआर दर्ज कराओ और उसे गिरफ्तार कराओ। आईजी ने बहुत देर तक रजिस्ट किया, मना किया कि नहीं ये गैर कानूनी है जो आप बता रहे हैं, जो धाराएं, इनमें तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं बनता, जो ये कायद वाला बता रहे थे। तो फिर एक हिस्ट्री शीटर से दूसरी एफआईआर लिखाई गई, जिसमें उस हिस्ट्री शीटर ने ये कहा कि साहब इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, कैप्टन सफदर को, और फिर वो जान से मारने की धमकी का मुकदमा लिखाया गया। और आप ये कल्पना करिए कि आईजी को अपने दफ्तर में बैठा करके सेक्टर कमांडर पाकिस्तान रेंजर्स, उसने उनसे एफआईआर लिखवाई, एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने जब कहा कि नहीं सिंध पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, वो कहा नहीं गिरफ्तारी तो रेंजर्स कर देंगे। तो इस पर खैर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लेकिन गिरफ्तारी के समय भी फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं गिरफ्तारी तो सिंध पुलिस ही करेगी। तो जबरदस्ती सिंध पुलिस को भेजा गया, उनके साथ रेंजर्स भी गए, लेकिन सिंध पुलिस ने जाके दरवाजा तोड़ा, उनको बाहर निकाला। मियाँ बीबी सो रहे थे। आप सोचिए दुनिया में किसी सभ्य समाज में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी पत्नी के साथ हो, वो दरवाजा तोड़ के पुलिस अंदर चली जाए। उनको लाया गया, उनका मुकदमा कायम हुआ। ये अलग बात है कि शाम होते होते मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। ये भी वहां टिप्पणी की जा रही है कि ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कैसे फौज के आतंक का तिलिस्म टूट रहा है। पहले जुडिशरी में भी हिम्मत नहीं होती थी। आप मजिस्ट्रेट की तो बात छोड़ दीजिए, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो है वो कांपने लगते थे जब ऐसा कोई मुकदमा आता था। लेकिन ये उनका तिलिस्म टूटा। फिर बिलावल के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गई, क्योंकि उनकी सरकार है, वो ये पीपीपी इसको होस्ट कर रही थी इस कार्यक्रम को, और वहां पर मरियम को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बाकायदा बिलावल ने आकर के शाम को माफी मांगी। अच्छा। पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुबह करीब 10-11 बजे के करीब, जिसमें पीडीएम के बड़े नेता आए, लेकिन उसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर और बिलावल नहीं आए। पीपीपी के दूसरे नेता मौजूद रहे। उसमें काफी सख्त बातें की गई फौज को लेकर के और इस पूरे उसको लेकर के। लेकिन शाम को, अच्छा शाम होते होते एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि सिंध पुलिस ने बगावत कर दी। सिंध पुलिस के 10 शीर्ष अफसरों ने, जिसमें आईजी पुलिस थे, कई एडिशनल आईजीज थे, कई डीआईजीज थे, कई एसएसपी थे, उन सब ने अपनी दरखास्तें छुट्टी के लिए भेज दी। और छुट्टी के लिए ये नहीं कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ और मैं मेरा एक्सीडेंट हो गया या मैं कोई मेरा पारिवारिक कारण है इसलिए छुट्टी दी जाए। इस घटना का उल्लेख करते हुए कि हमारे आईजी को इस तरह से उठाया गया और इस तरह जबरदस्ती मुकदमा लिखाया गया, उन्होंने, वो एक तरह से बगावत थी सिंध पुलिस की। तो उस पर फिर इनके हाथ पैर खड़े हुए। ये भागे हुए बिलावल और चीफ मिनिस्टर जो थे सिंध के, वो आईजी के घर गए, फिर किसी तरह वो हुआ। फिर प्रेस में
बिलावल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सिंध पुलिस से माफी मांगनी पड़ी और स्पष्ट कहना पड़ा कि ये जो कुछ हुआ है इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हमारे लिए ये न सिर्फ अफसोस की बात बल्कि शर्म की बात है कि हमारी मेहमान थी ये मरियम और उनके साथ इस तरह की बदतमीजी की गई, बेरहमती की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा तमाचा है फौज के लिए। अब उन्होंने आई वाश करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा कि नहीं हम इसकी जांच कराएंगे। ये हास्यास्पद है क्योंकि सीधी सी बात है कि बिना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इतना बड़ा ऑपरेशन आर्मी करेगी ये घटना नहीं हो सकती थी। और प्लस जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 8वीं तरमीम के बाद तो स्टेट्स को बहुत पावर्स दे दिए गए हैं, उसमें लैंड ऑर्डर पूरी तरह से स्टेट का सब्जेक्ट है। पुलिस जो कार्रवाई करती वो स्टेट का मसला होता, तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं, उनको तो बाद में पता चल रहा है कि इस तरह घटना हो गई। तो ये एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ है। मैं सिर्फ इस तरह समझ कर सकता हूँ कि जो पीडीएम के चेयरमैन हैं, ये आपके जमाते उलेमाए पाकिस्तान के जो अध्यक्ष हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अच्छा जुमला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें सरकारें तब करती हैं जब उनके जाने का वक्त आ जाता है। ये घबराहट में ज्यादतियां होती हैं, घबराहट में झूठ बोले जाते हैं, फिर उन झूठ को छिपाने के लिए और झूठ बोले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। मेरा भी, चूंकि मैं थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करता हूँ जो पाकिस्तान में घट रहा होता है, मेरा भी अपना सोचना है कि अब ये शायद ये ज्यादा गर्म आलू की तरह इमरान खान फौज के गले में अटक गए हैं और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये पूरा टर्न नहीं कर पाएंगे, अभी इनके पास 3 साल बचा हुआ है, ये नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अगले 4-6 महीनों में, साल भर में इनके जाने का समय आ गया है। मैं एक ही सवाल करूंगा आपसे कि ये पाकिस्तान में लगातार हो रहा है, काफी पिछले 30-40 सालों में तो हम लोगों ने देखा ही है, भुट्टो साहब के समय से देख लें कि जो भी लोकतांत्रिक तौर पर चुने हुए राजनेता आते हैं वो फौज की ही मदद से आ पाते हैं या फौज से कोई न कोई खिड़की खोल के किसी न किसी किस्म का रिश्ता रख के आते हैं, लेकिन बाद में उनका सभी का अंत बड़ा अजीब होता है, बहुत तकलीफ दे। कई बार तो जैसे कोई फांसी पे चढ़ाया जाता है, बेनजीर भुट्टो सड़क पे मार दी गई, नवाज शरीफ को कई बार अंदर बाहर किया गया, एक बार सऊदी अरब भेज दिया गया था, वो लंदन भागे हुए हैं, और अब उनकी बेटी निकली है तो दामाद के साथ जो हुआ वो आपने सब बताया ही। तो ये जो रास्ता चल रहा है इस मामले में, ट्रूस इमरान खान की सरकार जाने और इमरान खान पे मुकदमे वगैरह दर्ज करने या उनके भी देश छोड़ के भागने में ही होगा, या कभी यह स्थिति वहां तक जाएगी कि जब जनता और सेना आमने सामने होगी, जो असल लड़ाई तो ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सेना के बीच है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अवाम के जो लोकतांत्रिक हक हैं उनको प्रॉक्सी ढंग से छीन लेती है। ये नजर आता है जो आपके बयान में भी है और बहुत बार इस बात को कहा गया है। तो आपको क्या लगता है? वही स्थिति वही बिंदु आ गया है। ये लगातार मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, बिलावल भुट्टो ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा, उन्होंने कहा अब 80 की दहाई नहीं है, अब ये जो सेलेक्टर्स हैं ये मनमानी कर नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य ये रहा कि देखिए जो फौज वहां पर आई है, काबिज हुई है, और अब तो बिना फौज, मतलब आजाद समय पाकिस्तान के बनने के बाद तो आधा फौजी हुकूमत रही है, इसमें सिविलियंस का रोल था। अयूब खान जब वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था तो उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। मतलब एक सिविलियन सरकार थी, उसने उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना के मुंह में खून लगाया, मार्शल लॉ लगवाया अयूब खान से, और पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने नहीं लगाया था, सिविलियन प्रेसिडेंट ने लगाया था, और अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। तो एक तरह से फौज के मुंह में खून तो आपने लगाया। ISI जो थी ये खुद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी, ISI फौजी जर्नलों ने नहीं बनाई थी, क्योंकि तो उनको लगता था कि जो फौजी इदारे हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है जैसे भारत में है, वो शायद उनके लिए उतना मुफीद नहीं जितना एक फौजी इंटेलिजेंस इदारा होगा। ISI उन्होंने बनाई, लेकिन अब ये दिक्कत यही हो रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि आते तो ये फौज के वजह से हैं, जो भी सिविलियन हुकूमतें आती हैं, फिर ये जाती भी फौज की वजह से है, क्योंकि इस फौज की डिमांड जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी चीज, कोई भी प्राइम मिनिस्टर उसको पूरा करते करते एकदम थक जाता है, क्योंकि जनता के निगाह में वो गिरने लगता है। और इनके साथ तो, नवाज शरीफ के साथ तो 3 बार ये हुआ कि जैसे ही वो आए उन्होंने अपनी मर्जी चलानी शुरू की और ये कहना शुरू किया कि सिविलियन सुप्रीमेसी होगी,
वैसे ही फौज से उनके झगड़े शुरू हो गए। कभी डॉन लीग के नाम से आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कभी किसी मंत्री की बलि ले ली, तो फौज डिमांड जरूरत से ज्यादा करने लगती है, तो उसके बाद वो क्लैशेस शुरू होते हैं। लेकिन अब ये देखिए जिस तरह से ये नवाज शरीफ जो है ये जनता के बीच से निकले हुए नेता है, मतलब ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं और अभी भी उनकी अच्छी पकड़ है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि वो उसकी तरह से अल्ताफ हुसैन की तरह से वो कुछ पगला गए हैं और फौज के खिलाफ बोलने लगे, ऐसा नहीं है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत नवाज शरीफ बोले हैं और उसी रणनीति के तहत फौजी खून का घूंट पी करके खामोश हैं। उन्होंने सिर्फ पहला हमला किया, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके भापने की कोशिश की, उनके उल्टा पड़ गया। जुडिशरी में एक मजिस्ट्रेट की हिम्मत हो जाए कि वो फौज के शिकार को जाने की इजाजत दे दे, ये बड़ा मुश्किल फैसला है। इसका मतलब जो ये कह रहे हैं पीडीएम के चेयरमैन हमारे मौलाना फजलुर रहमान, वो सही कह रहे हैं कि सरकार के अब जाने के दिन आ गए, अब 80 की दहाई नहीं रहेगी कि फौज जो चाहेगी वो करेगी। हो सकता है जैसे टर्की में हुआ था, आप देखें 2 साल पहले फौज ने टेक ओवर करने की कोशिश की थी, वो जनता सड़कों पर निकल आई और उन्हें फौज को वापस बैरकों में भेज जाना पड़ा। तो पाकिस्तान में भी शायद वो नौबत आ गई है कि अब वो फौज अगर ज्यादा वो करेगी तो जो गो इमरान गो के नारे लग रहे हैं, ये गो बाजवा गो में बदल सकते हैं। तो अब ये मेरा अपना मानना है कि अब शायद फौज भी दुस्साहस नहीं करेगी और इमरान खान के दिन भी अब करीब आ गए। वैसे तो आपने लगभग सब कुछ समेट लिया, लेकिन एक सवाल और छोटा सा मैं कर लूं कि इन घटनाओं का भारत, चीन और अमेरिका पर क्या असर होने जा रहा है, क्योंकि इन तीनों देशों का पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से पाकिस्तान के होने में, पाकिस्तान के चलने में, पाकिस्तान में कुछ घटने में एक मतलब हिस्सेदारी है, चाहे वो नकारात्मक प्रभाव के तौर पे हो, जैसा भारत के संदर्भ में है कि हमारे यहाँ बॉर्डर गर्म हो जाते हैं, लोग इधर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और बिना बात के हम लोगों को 3 बार युद्ध में जाना पड़ा है उनके साथ, और एक हमेशा एक तनाव की स्थिति सीमा पर है, चाहे जब गोलीबारी होती रहती है। चीन ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में और वो उसके जरिए बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है, और अभी उसकी जो इंटरेस्ट है कम से कम बंगाल की खाड़ी में, कराची के बगल में ग्वादर में के जरिए एक बहुत बड़ा बिजनेस रूट खोलने का। और अमेरिका का पाकिस्तान पुराना एलाई था जो धीरे धीरे अब उसके हिस्से से अलग हो रहा है, लेकिन आज भी अमेरिका को अफगानिस्तान के मामलों में पाकिस्तान की जरूरत रहती है, ये हम बार बार साबित होते पाते हैं। तो इन तीनों देशों का थोड़ा थोड़ा सा बता दें कि इन घटनाओं से क्या असर होने वाला है। देखिए ये हमारे हित में है कि पाकिस्तान में स्थिरता बनी रहे, पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार हो, स्थिर सरकार हो, पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करे, ये हमारे अपने हित में है। हमारे हिंदुत्ववादी इसे समझ नहीं पाते और वो एक खास तरह का नैरेटिव यहाँ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर पाकिस्तान स्थिर रहेगा और पाकिस्तान एक मजबूत डेमोक्रेसी रहेगी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होना भी बहुत जरूरी है, हमारे हित में होगा। तो जो ये घटनाएं हो रही हैं इनसे थोड़ी दिक्कत आएगी हमें, क्योंकि अब आप देखिए जिस तरह हमारे यहाँ भी ये होता है, जब चुनाव आने लगता है तो पुलवामा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी आर्मी कोई दुस्साहस कर दे। इमरान खान तो पूरी तरह कठपुतली हो गए, मतलब सबसे ज्यादा निराश अगर किसी ने किया है पिछले 2-3 सालों में तो इमरान खान ने किया है। तो ये कोई दुस्साहस करने की बात सोचे, और दुस्साहस जाहिर है कि वो भारतीय फ्रंट पे ही कर सकते हैं, उनके लिए और तो कोई फ्रंट है नहीं। चीन भी एक चैनल ने ये सजेशन दिया था कि इमरान खान जो इस तरह से अरे जो नवाज शरीफ जो इतनी हिम्मत से बोले उसके पीछे शायद उनके चीन खड़ा है। मैं इसमें बहुत अभी समझ नहीं पाया कि ये एनालिसिस कैसे हो रही है। ये उनका कहना है कि सीपीईसी जो है वो चल नहीं पा रही इमरान खान के जमाने समय, जैसे अभी आप अगर पाकिस्तानी चैनल्स देखेंगे तो आप पाएंगे सीपीईसी लगभग ठप पड़ी हुई है, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं और सारी दिक्कतें हैं। अभी सीपीईसी एक्ट चेंज करने की कोशिश की जा रही है और उसमें एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा को, जो पहले उनका पीआर का चीफ था पाकिस्तानी आर्मी का, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम अनगिनत मामले पिछले कुछ दिनों में आए हैं, उसको उसका अध्यक्ष बना दिया गया है।
सीपीसी एक्ट में चेंज करके अब ये कहा जा रहा है कि उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होगी तो उसकी जांच नहीं कर पाएगा नायब, यानी उसको। तो इन सब चीजों से अब, हालांकि इसमें 100% कहना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि चीन भी शायद बहुत संतुष्ट नहीं है इस प्रगति से। और पिछले आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से जो चीनी राष्ट्रपति शी हैं, उनकी पाकिस्तान यात्रा टलती जा रही है। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि आप अगले महीने आएंगे, उसके बाद आएंगे, लेकिन वो टल जा रही है। तो एक एंगल ये हो सकता है जिसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये तो सही है कि नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं से मजबूत सपोर्ट का सहारा है। अमेरिका भी हो सकता है, हालांकि अमेरिका की स्थिति अब पाकिस्तान के संदर्भ में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितना पिछले कुछ शासकों के जमाने में थी, लेकिन अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट तो ही है। आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, फ्रंटल स्टेट है पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान नहीं जाएगा तब तक अफगानिस्तान में शांति हो ही नहीं सकती, और वहां से अमेरिकन फौजियों का निकलना नामुमकिन है। तो इसलिए उन्हें भी पाकिस्तान में एक स्टेबल या अपना सपोर्टर चाहिए। तो नवाज शरीफ को हो सकता है वहां से भी इशारा हो, मतलब ये सारे एक मेरे अंदाज है। लेकिन ये सही है कि पाकिस्तान का स्टेबल होना, पाकिस्तान का पीसफुल होना, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होना, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी होना, ये सब भारत के हित में है। हमें इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे आखिर में अब आखिरी एक छोटा सा सवाल, तो फिलहाल कराची में क्या इस समय हो रहा है? कल जो रात में वहां कुछ हुआ जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की बात है, जो एक तरह से कह सकते हैं आप एक विद्रोह ही हो गया सेना के विरुद्ध। पुलिस सड़कों पर भी थी और कई जगह, और बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह पर अफवाहें फैली हुई हैं कि सेना ने हाइड्रोजन बम फेंक दिया है थानों पर वगैरह वगैरह। इस समय बहुत इस तरह की अफवाहें भरी हुई हैं। आपसे बातचीत करने के पहले मैं थोड़ा सा देख रहा था पाकिस्तानी ये सब, तो लेटेस्ट आपके जानकारी में क्या है? इस समय कराची में क्या हो रहा है? देखिए, अभी आधे एक घंटे पहले तक मैं सोशल मीडिया पर उनके चैनल्स को स्कैन कर रहा था जी। तो एक विस्फोट हुआ है जिसकी ज्यादा संभावना लगती, जो कहा भी जा रहा है, मुझे लगता है सही है, वो गैस सिलेंडर फटा है। अच्छा। जिसकी वजह से एक घर में कुछ लोग मरे हैं। लेकिन ये ऐसी जब स्थिति होती है तो जाहिर है कि अफवाहें जो तेज गश्त करती हैं, और उनका जो उनके सेपरेटिस्ट है, खासकर जो बलूचिस्तान से जुड़े हुए हैं, कराची उनके टारगेट पे हमेशा रहता है। ये भी सही है कि पुलिस को आपने बुरी तरह से पुलिस को वो कर दिया है, ह्यूमिलिएट कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि ये हिम्मत है इन लोगों के अंदर, ये हिम्मत है कि वो फौज के खिलाफ कोई फौरी या जब डिसाइसिव कार्रवाई कर सके। कायदे से तो जो एक उनके पीपीपी के एक नेता ने कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स का, जो सिंध का पाकिस्तान रेंजर्स का चीफ है, उसे अब छोड़ के जाना चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित करके सिंध से बाहर जाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ये लोग ले पाएंगे। और बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी इवेसिव किस्म के जवाब दिए, कहा कि मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं DGI-SI से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी जांच करें। ये तो आई वाश है, क्योंकि बिना इनकी इजाजत के तो हुआ नहीं होगा। बहरहाल कराची में जो जैसे आप अभी के हालात कह रहे हैं, हालात टेंस है। पुलिस वाले अपने काम पर आ गए, जिन अफसरों ने दरखास्तें दी थी छुट्टी की, वो सब वापस आ गए हैं। लेकिन वो एक वक्ती शांति है, वो 10 दिन का समय दिया गया है जांच के लिए, ये कभी भी विस्फोट में बदल सकता है। इसी बात के साथ ये एक वक्ती शांति है जो कभी भी विस्फोट में फिर बदल सकती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना पहाड़ के प्रवास पे स्वस्थ हो, आनंद रहे, और फिर पड़ोस में आपसे मुलाकात होती रहे और पाकिस्तान के बारे में दर्शक जानते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।